उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस 2020 को गवर्नर आनंदीबेन ने मंजूरी दे दी है। गवर्नर की मंजूरी के बाद आज से नया कानून रियासत में नाफिज हो गया है। नए कानून के तहत धोखे से मजहब तब्दील करवाने पर 10 बरस की सजा की तजवीज है। इसके अलावा आपसी रजामंदी और इत्तेफाक से मजहब तब्दील करने के लिए जिला अफसर को 2 महीना पहले इतला देनी होगी। अब रियासती हुकूमत को 6 महीनों के अंदर इस ऑर्डिनेंस को असेंबली में मंजूर कराना पड़ेगा। ख्याल है कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश काबीना की जानिब से इस ऑर्डिनेंस को हरी झंडी दिखाई गई थी। उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तब्दीली मजहब कानून की कोई जरूरत नहीं है। आइन के तहत हर हिंदू को गीता के साथ कुरान और बाइबल पढ़ने की आजादी है। मस्जिद और चर्च जाने का हर किसी को हक हासिल है। यहाँ पर हिंदुओं को कि वो कुरान पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। तो धर्मांतरण की जरूरत नहीं भारत में। हमारे देश में तो धर्मांतरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं को कि वो कुरान पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। तो धर्मांतरण की जरूरत नहीं भारत में। मध्य प्रदेश हुकूमत ने लव जिहाद को लेकर जहां कानून बनाने और लव जिहाद करने वालों को 10 साल की सजा का ऐलान किया है, वहीं भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद के मामले में 10 साल की सजा को नाकाफी मानते हुए लव जिहाद करने वालों को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि लव जिहाद के मामले में वो डाटा जमा करके न सिर्फ हुकूमत के सामने पेश करेंगी, बल्कि जो लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं उन्हें वो मीडिया के सामने भी पेश करेंगी। जाते हैं इनके यहाँ काजी मौलवी ये सब विवाह करवाते हैं, छल से विवाह करवाते हैं और उसके बाद पूरा गैर कानूनी तरीके से इनका काम चलता है। पूरा एक ये फोकस बना के इन्होंने रखा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हिंदू जो कभी भी ये नहीं कहता कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, परंतु ये जो कुठाराघात हिंदुओं पर करते हैं, हमारी बालिकाओं का जीवन बर्बाद कर देते हैं। महिला बड़ी भावुक होती है, लड़कियां बड़ी भावुक होती हैं, उनके अंदर ममत्व होता है और ये उस ममत्व को और उस भावना का बलात्कार करते हैं। ये उनके साथ षड्यंत्र करके उनको बड़ा कष्ट देते हैं। मुझे लगता है कि 10 साल की सजा भी इनके लिए बहुत कम है। इनको फांसी की सजा और आजीवन कारावास होना ही। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मुजवजा कानून को लेकर सियासत जारी है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने MP हुकूमत के मुजवजा लव जिहाद कानून को समाज में मुनाफरत फैलाने से ताबीर किया। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर अपने सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की जहनीत समाज में नफरत के जरिए सियासत करने की रही है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए आला तालीम मोहन यादव ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो हिंदू आतंकवादी का लफ्ज लेकर आए थे और सभी जानते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के लीडर, आप भी सुनिए। ये है, ऐसा है, उनके पास केवल नफरत और झगड़ा कराने के अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। और पहले हमें कानूनन परिभाषा तो बता दें कि लव जिहाद का मतलब क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता हमने सदैव देखी है कि वो विभाजनकारी मानसिकता, कई बार उनके शब्द से हमने सुना है जो प्रभाव में कोर्ट ने भी इस बात के लिए उनको एहसास कराया है कि जब वो हिंदू आतंकवादी का शब्द लाए थे, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन ऐसी कोई उनके मुंह से टिप्पणी आ गई तो मैं कोई अनूठी बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके मन में शुरू से ये इस टाइप की भाषा, इस प्रकार का व्यवहार जुड़ा रहता है। परमात्मा से, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कभी तो उनको। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान अपने निजी दौरे के तहत इलाहाबाद पहुंचे। शिवराज सिंह अपने खुसर घनश्याम दास मसानी की अस्थियां सहराने के लिए संगम पहुंचे। दरिया संगम में अस्थियां सहराने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को दुरुस्त करार दिया। प्रेम की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र रचा जाता है और हमने बेटियां देखी जिनकी जिंदगी बदतर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि लोभ, लालच, दबाव, भय, प्रलोभन या गलत मंशा से
अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। ये आवश्यक है। प्रेम की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र हम नहीं चलने देंगे। देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी के ऊपर आशीर्वाद लेटे हनुमान जी का है और सभी देवी देवताओं का। आप संत के बड़े सेवक हैं और मेरे शिष्य भी हैं, तो जब भी प्रयागराज आते हैं दर्शन करते हैं, बागन गद्दी प्रसाद जाते हैं, तो आज उसी में पूरा परिवार लेकर के आए हैं, दर्शन किए हैं और फिर यहाँ से पटना में जमीयत उलमा बिहार की मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें बिहार के मुख्तलिफ जिलों के अरकान आमला के जिम्मेदारान ने शिरकत की। जहां जमीयत ने मुस्तकबिल के अपने एजेंडे को मंजूरी दी, वहीं बिहार की मौजूदा हुकूमत के साथ बेहतर रवाबित कायम करके अक़लियतों के फलाही कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने का मंसूबा बनाया। पटना में मुनक्किद जमीयत उलमा बिहार के मजलिस आमला के इजलास में कई अहम फैसले किए गए। जमीयत के मुताबिक बिहार में नई हुकूमत कायम हो गई है, जिसके साथ अच्छे रवाबित कायम करना वक्त की ज़रूरत है। जमीयत ने कहा कि बगैर किसी जज्बाती नारों और बयानबाजी के हुकूमत के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम करके अक़लियती फलाही मंसूबों को ज़मीन पर लागू कराने की कोशिश की जाएगी। बिहार सरकार का यह कि अभी नई हुकूमत बनी है, हम लोग हुकूमत से रवाबित अच्छे कायम करते हैं। हुकूमत के गलत काम को लिख के देते हैं कि ये गलत है और सही काम के मशवरे देते हैं। जनरली ये हुकूमत उस बात को मानती भी है। जब तक रवाबित अच्छे नहीं रहेंगे, कौम मिल्लत का हम काम कैसे करा सकेंगे। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार एक सुलझे साझे आदमी हैं और हुकूमत बनी है। हम समझते हैं कि अक़लियतों के जो मसाइल हैं वो इस मीटिंग में पास होंगे, उनके सामने रखे जाएंगे, वो अक़लियती फलाह महकमे के ज़रिए उन लोगों का काम कराएं। इस सिलसिले में हमारी कोशिश है हुकूमत से राब्ता बना करके किसी तरह के एहतजाज, मुज़ाहरा, एजिटेशन ये सब न करके संजीदा तौर पर आइन के मुताबिक बात की जाए, हुकूमत से रखी जाए, हुकूमत से काम कराया जाए। जमीयत उलमा के क़याम का 100 साल पूरा हो गया है। कोरोना वबा के सबब इस साल जमीयत अपने 100 साला तकरीब मनाने से कासिर रह गई थी। जमीयत की मजलिस आमला ने फैसला किया है कि मार्च 2021 के आखिरी हफ्ते में जमीयत का 100 साला प्रोग्राम दरभंगा में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में NPR और NRC के मुद्दे पर भी गौर खोज किया जाएगा। नीतीश कुमार ने पहले भी अक़लियतों का काम किया है, बजट बढ़ाया है और अक़लियतों के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पेश किए हैं जिससे जो है मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। मगर जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो है काम होना चाहिए वो काम नहीं हो सका है। नीतीश कुमार को, जो मौजूदा वज़ीर आला है, उनको इस तरफ देखना चाहिए। सबसे जो अहम मसला था उनके इस हुकूमत से पहले उर्दू का मसला। उर्दू को जो है सेकेंडरी स्कूल में जो है उसको ख़त्म करने का काम किया। एक बड़ी साजिश के तहत जो कंपलसरी और लाजमत शक्ल थी उसको एक गहरे खेल के साथ ख़त्म करने की साजिश हो रही है। उस पर उनको कतगल लगाना चाहिए और समझ करके, जो हमारे मिल्लत के लोग हैं, उर्दू के लोग हैं, समझ करके जो अब हमारी आबादी का जो असल मुतालबा है उसके मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए, चूँकि ये उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान है। जमीयत उलमा बिहार के मुताबिक आने वाले साल के लिए जमीयत के पास कई मंसूबे हैं, जिसको हुकूमत और अवाम के ताउन से ज़मीनी सतह पर लागू किया जाएगा। जमीयत ने कहा कि भाईचारे के फ़रोग़, NPR और NRC के ताल्लुक़ से लोगों में बेदारी पैदा करने समेत बगैर किसी हंगामे के फलाही मंसूबों को हुकूमत की जानिब से नाफिज कराना जमीयत का तरजीही काम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। कोलकाता में मिल्ली अलमीन कॉलेज की तालिबात धरने पर बैठी हैं। कॉलेज का अक़लियती किरदार खत्म करने के हुकूमत के ऐलान के बाद से ही कॉलेज तनाज़े का शिकार है। कॉलेज में तालीम का सिलसिला बंद है। कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर है। कोलकाता यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तिहानात की तारीखों के ऐलान के बाद भी अलमीन कॉलेज की तालिबात फॉर्म जमा करने में नाकाम है। हमारे नुमाइंदा शबाना ने तालिबात से बात की और उनके मसाइल जानने की कोशिश की।
कोलकाता के अलामीन कॉलेज की स्टूडेंट्स आज से एहतजाज पे बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोलकाता का अलामीन कॉलेज है जो पिछले कई महीनों से तनाज़े का शिकार है। इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कॉलेज की टीचर इंचार्ज ने रिज़ाइन कर दिया है और यहाँ की मैनेजिंग कमेटी का हुकूमत के साथ तनाज़ा चल रहा है कॉलेज के अक़लियती किरदार को लेकर, जिसको हुकूमत ने कैंसिल कर दिया था। कॉलेज पूरी तरह से बंद है, यहाँ कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर वो इन साल एग्जाम्स देंगी या नहीं देंगी। कोलकाता यूनिवर्सिटी में जहां बीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स की तैयारियां चल रही है, वहीं अलामीन कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। बार बार कॉलेज कमेटी और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ बातचीत करने के बावजूद कोई खातिर खा जवाब नहीं आने पर आज से स्टूडेंट्स एहतजाज पे बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स का एहतजाज यहाँ चल रहा है। हालांकि इस तरह के एहतजाज की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये स्टूडेंट्स अपने तौर पर यहाँ एहतजाज पे बैठी है। एक ही सवाल है इनका कि इनके मुतालबे को पूरा किया जाए और इनके फ्यूचर को लेकर इंतज़ामिया कोई जवाब दे। हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से और जानने की कोशिश करेंगे कि उन किस तरह क्या मुतालबात हैं उनके और क्यों वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। मारिया, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है और हम लोगों को एग्जाम दिया नहीं जा रहा है। कॉलेज का ऑफिस नहीं खोला जा रहा है, टीचर इंचार्ज यहाँ आती नहीं है। बहुत सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, उनको रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। हम लोगों का सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होना है, जिनको सप्ली देना है उनको एग्जाम देना है, लेकिन यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं कर रही है। हम लोग इतना मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोई टीचर रिस्पांस नहीं कर रही है। तो हम लोगों को हम लोग किसके पास जाएंगे, किससे जाके मदद मांगेंगे? कोई मदद नहीं कर रहा है हम लोगों को। कोई नहीं है मैम। आज हम लोग और नहीं सक के हम लोग आज रोड पे आए हैं। आज हम लोग किसी ने नहीं बोला है, आज हम लोग खुद ब खुद आज यहाँ आए हैं। दिनों से परेशान थे मैम। हम लोग लॉकडाउन के बाद से तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रही थी कि असल में कॉलेज बंद हुई पड़ी है। तो जब हम लोग को समझ में आई उस दिन हम लोग सब एकजुट हुए और आज अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। 2 साल से यहाँ कॉलेज में परेशानियाँ चल रही थी, पर थोड़ी बहुत भी होती थी, एग्जाम होता था। पर जब से लॉकडाउन के बाद बंद हुआ है, ना कॉलेज खुला है ना कॉलेज का ऑफिस खुल रहा है। और अभी हम लोगों का 23 नवंबर से 23 दिसंबर तक एग्जाम का डेट आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये एग्जाम जो है कॉलेज को लेना है, लेकिन कॉलेज अपना ऑफिस ही नहीं खोल रहा है। अब पानी जो है सर के ऊपर चला गया, तो हम लोग क्या करें, किससे मदद मांगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यही रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टूडेंट्स एहतजाज कर रही हैं। हालांकि इन्हें किसी भी तरह की जो कॉलेज कमेटी है उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टूडेंट्स यहाँ एहतजाज कर रही हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, इनके फ्यूचर्स को लेकर कोई जवाब नहीं दिया जाता, तब तक वो एहतजाज करती रहेंगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। ज़रई कानून के खिलाफ दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसानों का साथ देने के लिए आज यूपी के मुख्तलिफ शहरों से रवाना हुए किसानों में बड़ी तादाद मगरिबी यूपी के किसानों की रही। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के किसान भी धरने में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। मरकजी हुकूमत के खिलाफ इस एहतजाज को किसी अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से निकले किसानों ने पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में दाखिल होने का आज़म जाहिर किया। छोटा सा मकसद है और छोटा सा सफ़र है दिल्ली तक का। हमारा मकसद है कि जो ये अभी कानून लागू किया उसमें सरकार एक लाइन बढ़ा दे, मात्र एक लाइन, कि एमएसपी से कम जो रेट पर कोई भी फसल खरीदेगा उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। ओनली वन मांग है हमारी, सिर्फ एक मांग। सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है अगर एक छोटी सी मांग किसान की मान ले? जब तक मांगे नहीं मानेगी जब तक संघर्ष चलता रहेगा। किसान सब साथ है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का किसान। हमारे यहाँ से भी काफ़ी किसान आ रहे हैं, हमारा रास्ता भी नज़दीक है। हमारा कल से शुरू हुआ सफ़र आसाम दिल्ली जाके समाप्त हो जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश आज दिल्ली कूच करेगा। वो मुरादाबाद हो, बरेली हो, सब किसान इधर उधर से आ रहा है, दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली का प्रोग्राम है, शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब तक कोई संशोधन नहीं होगा हम वहां से वापस आने वाले नहीं है। हमने गाड़ी में ट्रैक्टरों में अपने एक महीने का
मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का असम्बली की इंतखाबात के लिए 1 दिसंबर को रायदही अमल में आ रही है। इंतखाबात में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की तशहीर मुहिम अपने उरूज पर है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मुत्तहिदा उम्मीदवार सतीश चौहान की तशहीर के लिए नांदेड़ में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। इजलास से काबिल मुस्लिम नौजवानों के एक वफ्द ने रियासत के नायब वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देकर 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की मंजूरी के लिए जल्द से जल्द फैसला लेने का मुतालबा किया। अजित पवार ने अपनी तकरीर के दौरान मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर भी तासुरात जाहिर किए और माजी में कांग्रेस और एनसीपी के दौरे इख्तियार में मराठा समाज और मुस्लिम समाज को दिए गए रिजर्वेशन का जिक्र किया। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए साबिका बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार ठहराया और किसी भी दूसरे समाज के रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाए बगैर मुस्लिम समाज और मराठा समाज को भी रिजर्वेशन देने का यकीन दिलाया। बीती रात मालेगांव शहर के रमजानपुरा इलाके में वाक़े संजरी चौक पर आज आग भड़क उठी। देखते देखते इस आग ने 15 मकानात को अपनी चपेट में लिया। आग इतनी भयानक थी कि लोग गैस सिलेंडर लेकर वहां से भाग निकले। इस आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ मगर पूरा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। कुछ घरों में शादियां थी, बेटी का जहेज जमा करके रखा गया था, वो भी जल गया। कुछ घरों में नई दुल्हन लाई गई थी, उसका नया जहेज जमा करके रखा गया था, वो भी जलकर खाक हो गया। मजदूर तबका धीरे धीरे अपनी पूंजी जमा करके रखता है और बेटी की शादी में उसे इस्तेमाल करता है, मगर चंद मिनटों में आग ने बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आज ये लोग रास्ते पर नजर आ रहे हैं, सिर्फ अपने तन के कपड़े से गली में खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे। मैं पेशाब के लिए उठता हूँ, देखता हूँ तो बाजू के 3 घर बाजू में कुछ आग की लवर ऊपर लपेट में आ रही थी और वो देखकर मैंने फ़ौरन पेशाब तो रह गई, घर में भी बच्चों को निकाला, पहले भी सिलेंडर निकाला, जब तक कि 15 से 20 मिनट के दरमियान में आग यहाँ तक पहुँच गई। और हमारे पड़ोस में भी शादी थी, मेरे वहाँ खुद के घर में शादी थी। तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपया कैश घर में था और 1.5 तोले करीब जेवरात बहन का मैंने बना के रखा था। ये नुकसानात तो मेरे वहाँ का मैं बता रहा हूँ, ये नुकसानात भी, और बाकी हमारे मकान पूरे जल के खास्तर हो गए। सिर्फ हमारे जिस्म पे, बदन पे ये कपड़ा बचा है बस। और तकरीबन 17 घर के झोपड़े थे, जो 17 झोपड़े थे, इतने नुकसानात, मतलब 17 झोपड़े जल के पूरे खास्तर हो गए हैं। आप देख सकते हो इधर भी। मेरी शादी थी, तकरीबन 1.5 लाख का जेवर था, बहुत सारे कपड़े थे नए नए शादी के, नए नए जो दहेज थे, तमाम चीज़ें जलकर राख हो गई। कुछ जिहाद ना आए, सिर्फ हम लोग आम के कपड़े। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग शख्स को जिंदा जलाए जाने के वाक़े से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बुजुर्ग शख्स को जिंदा जलाए जाने के वाक़े से इलाके में कशीदगी फैल गई है। जिले के सोराव तहसील के तेजोपुर गांव में यह हौलनाक वाक़या पेश आया। गांव में रहने वाले 60 साल हरीश चंद्र शर्मा को उस वक्त बदमाशों ने जलाकर मार डाला जब वो पवाल के ढेर करीब में बनी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अहल खाना के मुताबिक हरीश चंद की जली हुई लाश घर के बाहर पवाल के ढेर से अलसुबह बरामद की गई। हरीश चंद्र के घर वालों ने पुलिस में तहरीर दी है जिसमें उन्होंने हरीश चंद्र को जिंदा जलाकर हलाक करने की बात कही। घर वालों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार होने वाले अफराद से पूछगछ कर रही है। हरीश चंद्र के घर वालों का कहना है कि जायदाद पर मालिकाना हक को लेकर पड़ोस के गांव में रहने वाले बाज अफराद से तनाजा चल रहा है। इसी रंजिश के चलते हरीश चंद्र को कत्ल किया गया। क्षेत्र के तेजोपुर नामक गांव में आज देर रात एक मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया, जिसमें से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों का कहना है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। इस संदर्भ में उनकी लिखित तहरीर पर 3 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। मृतक के मृत्यु के कारणों की जाँच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर शहर में कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह नाफिज करने के लिए पुलिस चौकस है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। बाजारों में बुरा हाल है, लोग खुलकर कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा संदीप ने इसका जायजा लिया। भी दुकानदार भाई हैं, सब मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और जनता भी पालन कर रही है मास्क का। इस टाइम पे जितने भी कस्टमर आते हैं सब पालन कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रशासन ने कह दिया कि मास्क को पालन करो, लेकिन पुलिस कभी कभी जो महिलाएं आती हैं उनके साथ
अभद्र, मतलब वो कड़ाई से अभद्र व्यवहार कर देती है कभी कभी, जो कि नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और उन 6 शहरों की लिस्ट जारी की गई है जहां पर तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें कानपुर भी शामिल है। कानपुर की बात की जाए तो यहां पर बाजारों में काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ रही है, जबकि यहां पर ड्रोन से निगरानी की बात कही गई है। लेकिन आप देख सकते हैं बाजार में जिस तरह से भीड़ है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। अगर दुकानदारों की बात करें तो कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, अगर कुछ ग्राहकों की बात करें तो वो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से कहा जाए कि मास्क का पूरी तरह से पालन हो रहा है तो ये कहना सही नहीं होगा। मुस्बत सोच में गैर मामूली तवानाई और कुव्वत होती है। कभी कभी किस्मत बदलने के लिए एक शख्स की सोच बहुत होती है। रिटायर्ड कर्नल SG दलवी एक ऐसी ही ताकत है जिन्होंने पूरे मुल्क के सैकड़ों गांव में पानी के नक्शे को तब्दील कर दिया है। Niti Aayog is predicting that few crore Indians do not get safe drinking water every year. But we are neglecting the water which is available, freely available on our rooftop. You know, rainwater is not constant everywhere. In this Kamkheda, we get 600 millimeters of annual average rainfall. I am coming from Pune. Pune receives 750 millimeters of rainfall. Whereas I further go up, Bombay gets 2500 millimeters of rainfall. What does it mean? It means on 1,000 square feet of this rooftop in this particular town, Kamkheda, they receive 60,000 liters of water every year. Similarly, in Bombay, on the same rooftop of 1,000 square feet, they are getting 2,50,000 liters of water. अभी इतना पानी है कि मेरे सब स्टूडेंट को वो पानी और ये जो पौधे लगाए हैं स्कूल के परिसर में, वो पौधे को भी वो काम आता है। ये कर्नल साहब पुणे से कामखेड़ा आए, ना उनकी हमारी पहचान थी, ना उन्होंने मेरा गांव कामखेड़ा देखा था, ना कुछ। लेकिन वो जो आए, जैसा उन्हें जलदूत कहा जाता है, वैसे ही वो सचमुच हमारे गांव के लिए जलदूत ही ठहराए गए। My sincere request to all of you who are watching this program is, if village like Kamkheda, they could become, in the water Atmanirbhar. Similarly, you and me, you can do it.